नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे जनगणना 2021, कृषि निर्यात, चीन के एल्गोरिदम मसौदा नियम, राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क पर कस्तूरी रंगन पैनल और हिंद प्रशांत और ऑकस गठबंधन पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में ही गवर्नेंस से भी जोड़कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें बात की गई है जनगणना 2021 पर। हाल में ही जनगणना 2021 काफी लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। अनेक राजनीतिक नेताओं द्वारा इसके संदर्भ में जातिगत जनगणना को कराए जाने की मांग की जा रही है। हमारे द्वारा इससे पहले भी 25 अगस्त 2021 और 20 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में जातिगत जनगणना के प्रश्न पर व्यापक परिचर्चा की गई है, जिसे आप देख सकते हैं। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे जनगणना 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जब हम बात करते हैं जनगणना की, तो जनगणना किसी भी देश की आबादी के आकार, वितरण और सामाजिक आर्थिक जनसांख्यिकीय और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। भारत में जनगणना के इतिहास को ऋग्वैदिक काल से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें ऋग्वेद से पता चलता है कि भारत में 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान भी किसी न किसी प्रकार की जनसंख्या गणना को बनाकर रखा गया था। इसी प्रकार से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र की रचना की गई थी, उसमें भी राज्य की नीति के एक उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों को निर्धारित किया जाता था। यह जो प्रथा है वह मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में भी जारी रहती है, जिसमें मुख्य रूप से अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक रिपोर्ट के रूप में आइन ए अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़ों को शामिल किया गया था। यदि हम आधुनिक भारत की बात करें, तो एक व्यवस्थित और आधुनिक जनसंख्या जनगणना अपने वर्तमान रूप में देश के विभिन्न हिस्सों में हमें दिखाई देती है 1865 से 1872 के बीच। हालांकि यह नियमित आधार पर आयोजित नहीं की गई थी। भारत में पहली नियमित आधार पर जो जनगणना देखने को मिलती है वह 1881 में देखने को मिलती है और उसके बाद से ही हर 10 साल के पश्चात हम जनगणना को देख रहे हैं। इस हिसाब से भारत में आखिरी जो जनगणना की गई थी वह 2011 में की गई थी और उस समय देश की आबादी का अनुमान लगभग 121 करोड़ लगाया गया था। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारतीय जनगणना दुनिया में किए जाने वाले सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है और इस रूप में जो 10 साल के पश्चात यानी 2021 में जनगणना होने जा रही है, वह देश की 16वीं ऐसी राष्ट्रीय जनगणना होगी। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि कोविड-19 महामारी के चलते 2021 के मध्य को भी पार किए जाने के बावजूद अभी तक हम जनगणना के किसी भी संकेत को देख नहीं पाए हैं और इसके संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि जनगणना के व्यापक प्रभावों को देखने के संदर्भ में इसके राजनीतिक संरचनाओं पर प्रभाव, आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव, विकास लक्ष्यों को आकार देने के संदर्भ में प्रभावों को जानने की आवश्यकता है। यदि हम भारत में जनगणना की पृष्ठभूमि को और विस्तार से बताने का प्रयास करें, तो आपको जाना होगा 1858 में, जब 1858 के काल में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था। कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और उसके प्राधिकारों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार 1858 और उसके बाद से हम ब्रिटिश क्राउन का भारत पर लगभग पूर्ण नियंत्रण को देखते हैं।
अब ब्रिटिश सरकार द्वारा चूंकि सीधा सीधा नियंत्रण हासिल कर लिया गया था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार को भारत पर बेहतर प्रशासन करने के लिए यहाँ के लोगों की अवस्थाएं व कैसे रहते हैं, इस पर विस्तृत और विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता थी। इसी के चलते ब्रिटिश सरकार ने भारत में जनगणना की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि इसी प्रकार की जनगणना को वह ब्रिटेन में भी 1801 से कर रहे थे। इस प्रकार से भारत में 1881 में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के नव स्थापित कार्यालयों के माध्यम से 1881 से हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में दशकीय आधार पर जनगणना की एक्सरसाइज प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार के जनगणना का उद्देश्य यूं तो औपनिवेशिक था, जिसमें भारतीय संसाधनों और भारतीयों का अधिकतम दोहन किए जाने के दृष्टिकोण से जनगणना को प्रारंभ किया गया था, किंतु एक बार डेटा उपलब्ध होने के पश्चात हम इसके व्यापक उपयोग को भी देखते हैं, जिसके तहत जनगणना से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग शिक्षा विभागों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा आदि की योजना को बनाने के लिए किया गया। लोक निर्माण विभाग PWD के द्वारा इसका प्रयोग सड़क नेटवर्क की योजना को बनाने में किया गया। योजनाकारों द्वारा इसका प्रयोग बिजली के संयंत्र, ट्रंक की लाइनों और रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए किया गया। और साथ ही साथ डेटा ने जिस प्रकार से बुनियादी ढांचे को प्रभावित करना शुरू किया, उसी हिसाब से भारत में बड़े पैमाने पर जनसंख्या का आवागमन भी देखा गया, जिसने आगे चलकर बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बंदरगाह शहरों के विकास में तेजी से विकास की सुविधा को प्रदान किया था। हमें यह भी समझना होगा कि भारत किस प्रकार से विविधता में एकता को शामिल करने वाला देश है। भारत को अपनी विविधता के लिए पहचाना जाता है और इस रूप में जनगणना नागरिकों को अपने समाज, जनसांख्यिकी, अर्थशास्त्र, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, सांख्यिकी आदि के माध्यम से इस विविधता और उनके राष्ट्र से जुड़े पहलुओं का अध्ययन करने का भी मौका देती है। और इस रूप में यह केंद्र और राज्य सरकारों को भी योजना बनाने और नीतियों को तैयार करने के संदर्भ में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ ही विविध प्रकार के विद्वानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और अन्य लोगों के द्वारा भी व्यापक रूप से किया जाता है। इन्हीं सब तथ्यों के आलोक में आप 2021 की जनगणना के महत्व को समझ सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि किस प्रकार से भारत में जनगणना के आधार पर ही, दशकीय जनगणना के आधार पर ही लोकसभा की सीटों के निर्वाचन को सुनिश्चित किया जाता है, जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण और परिसीमन आदि का आधार जनगणना ही होता है। वर्तमान में संविधान संशोधन के माध्यम से 2026 तक लोकसभा की सीटों को निर्धारित कर दिया गया है और यह उम्मीद की जा सकती है कि 2026 के पश्चात लोकसभा में सीटों में बदलाव संभावित हो सकता है। यदि 2021 की जनगणना नहीं होती है तो जनसंख्या प्रबंधन के सबसे खराब रिकॉर्ड वाले राज्य, जिसमें उत्तरी भारत के राज्य शामिल हैं, वह अपनी सापेक्ष स्थिति के आधार पर बड़े पैमाने पर वृद्धि को देख सकते हैं और इससे दक्षिण और पश्चिम भारत को नुकसान हो सकता है। इसी के चलते यह मांग की जा रही है कि हमें यदि अद्यतन आंकड़ों की प्राप्ति करनी है तो 2021 की जनगणना को सुनिश्चित रूप से कराए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब संघ और राज्यों के मध्य संवैधानिक आधार पर वित्त आयोग के द्वारा राजस्व के वितरण पर कार्य किया जाता है तो उसमें भी जनसंख्या के आंकड़े उक्त राजस्व वितरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित किए जाने वाले राजस्व फॉर्मूले में भी 2021 की जनगणना का महत्व देखा जा सकता है। साथ ही साथ वर्तमान में हम जनसंख्या पर विविध प्रकार की बहसों को भी देखते हैं, जिसके माध्यम से राजनीतिक आधार पर इन बहसों को ध्रुवीकृत यानी पोलराइज्ड करने का प्रयास किया जाता है।
इसके माध्यम से कई बार अल्पसंख्यक लोगों पर यह आरोप लगाया जाता है कि किस प्रकार से उनके द्वारा गैर अनुपातिक रूप से जनसंख्या वृद्धि की जा रही है। इसके संदर्भ में भी यदि हम इस प्रकार की ध्रुवीकृत राजनीति को जांचना चाहते हैं तो जनसंख्या न केवल हमें जनसंख्या का डाटा देती है, साथ ही साथ वह हमें जन्म और मृत्यु दर, प्रजनन दर आदि पर भी तथ्यात्मक जानकारी को देती है और इस प्रकार से जो राजनीतिक स्तर पर ध्रुवीकृत विचार विमर्श किया जाता है उसकी जांच की जा सकती है और इसमें तथ्यों को भी शामिल किया जा सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि कोविड-19 के पश्चात सरकारें लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि वह आर्थिक चक्र को फिर से शुरू कर सकें, बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश कर सकें। इसके लिए भी जनगणना के आंकड़े योजनाकारों को उक्त निवेश को लक्षित किए जाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि हमें इसके संदर्भ में जनगणना की चुनौतियों और सीमाओं को भी समझने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से हमें ये समझना होगा कि किस प्रकार से जनगणना के आंकड़ों को समयबद्ध आधार पर जारी नहीं किया जाता है, जिससे समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे कि 2011 में एकत्रित किए गए आंतरिक प्रवासियों के डेटा को 2017 की आर्थिक समीक्षा में जारी किया गया, जिससे आंकड़ों की प्रासंगिकता इतने समय बाद ज्यादा नहीं रह जाती है। इस तरीके से हम जनगणना पर एक प्रकार के सरकारी नियंत्रण को देखते हैं और सरकारी नियंत्रण के माध्यम से सरकार कई बार जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग अपने लाभ के लिए कर सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से वर्तमान में जो जनगणना का चरित्र है वह औपनिवेशिक ही देखने को मिलता है, जिसके तहत अभी भी हम ये देखते हैं कि जनगणना के आंकड़ों में जाति, धर्म आदि पहचानों को केंद्र में रखते हुए आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, जिससे देश में लोगों के मध्य जाति और धर्म आधारित पहचान को लेकर संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जो आगे चलकर जातिवाद और धार्मिक सांप्रदायिकता को जन्म दे सकती है। यह कुछ ऐसे कारक हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा और इसको ध्यान में रखते हुए ही जनगणना में आवश्यक सुधारों को किए जाने की आवश्यकता है। इन आवश्यक सुधारों की पृष्ठभूमि में आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें डेटा की गुणवत्ता को सबसे पहले सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। इसे किया जा सकता है कवरेज की त्रुटि को दूर करके, सामग्री की त्रुटि को कम करके और इसमें सर्वेक्षण में प्रश्नों की बढ़ी हुई सूची के माध्यम से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके माध्यम से सरकार के कार्यक्रम कार्यान्वयन के विमर्श को भी बदलने में मदद मिलेगी और जनसंख्या से संबंधित डेटा गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सकता है। हमें इसके संदर्भ में जो डेटा के संग्रहकर्ता हैं उनको भी बेहतर तरीके से मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत डेटा संग्रहकर्ताओं और आयोजकों का उचित प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ डेटा संग्रहकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें अच्छी तरीके से भुगतान किए जाने की भी आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब बात आती है बेहतर डेटा संग्रहण की, तो इसमें डेटा संग्रहकर्ता सबसे केंद्र भूमिका निभाते हैं और उन्हीं से डेटा सटीकता सुनिश्चित हो सकती है। इसके तहत हमें इस प्रकार की डेटा संग्रहकर्ता वाली प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें ऐसे व्यक्तियों जिनसे आंकड़े कलेक्ट किए जा रहे हैं, ऐसे साक्षात्कारकर्ताओं को भी सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष वातावरण दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने संदर्भ में आंकड़ों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाने में सक्षम हो सकें। हमें यह भी समझना होगा कि वर्तमान में जनसंख्या के बीच जनगणना के आंकड़ों को लेकर जागरूकता का अभाव है। इसके संदर्भ में लोगों को उनके जीवन में जनगणना का क्या महत्व हो सकता है, इसके बारे में जागरूक किए जाने की आवश्यकता है और इसके संदर्भ में व्यापक प्रचार अभियान को शुरू किया जाना चाहिए। इसके तहत हमें विविध प्रकार के अभियानों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, जिसके तहत जागरूकता का प्रसार किए जाने के साथ ही लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रासंगिक सामुदायिक, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं के साथ ही कॉलेज के छात्रों को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है।
इस प्रकार से यदि हम जनगणना की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इसके आंकड़ों को बेहतर प्रकार से लक्ष्यीकृत कर पाएंगे तो इससे हम अधिकतम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं कृषि निर्यात पर, क्योंकि हाल के वर्षों में सरकार के द्वारा कृषि निर्यात पर काफी बल दिया गया है। इसके तहत मुख्य रूप से 2018 की कृषि निर्यात नीति के द्वारा सरकार ये कोशिश कर रही है कि 2022 तक हम कृषि निर्यात के क्षेत्र में लगभग $60 बिलियन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें और इसके संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसमें आपको सबसे पहले तो यह समझने की आवश्यकता है कि जब बात की जाती है कृषि निर्यात की तो भारत में कृषि निर्यात की किस प्रकार की स्थिति है। इसके संदर्भ में आपको 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को जानने की आवश्यकता है, जिसके अनुसार भारत के कृषि निर्यात के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से भारतीय कृषि, बागवानी और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद दुनिया के 100 से अधिक देशों या क्षेत्रों में निर्यात किए जाते हैं। इसके अलावा भारत दुनिया में कृषि उत्पादों के 15 प्रमुख निर्यातकों में से एक है, जिसमें कृषि उत्पादों के लिए भारत का प्रमुख निर्यात गंतव्य अमेरिका में देखा जाता है, सऊदी अरब में देखा जाता है, ईरान में देखा जाता है, नेपाल में देखा जाता है और साथ ही साथ बांग्लादेश को भी इसका निर्यात किया जाता है। जब हम बात करते हैं भारत में प्रमुख कृषि निर्यात बास्केट की, तो इसमें चावल का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें बासमती और गैर बासमती दोनों ही प्रकार के चावलों का निर्यात किया जाता है। मसालों का निर्यात किया जाता है, कपास का निर्यात किया जाता है, गेहूं का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा भारत समुद्री उत्पाद और भैंस के मांस का भी निर्यात करता है। इस पूरे संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संस्था के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसे शॉर्ट में एपीडा के नाम से जाना जाता है, यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हिंदी में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके अनुसार भारत ने अप्रैल से सितंबर 2020 के काल में लगभग $164 मिलियन मूल्य की दालों का और लगभग 90 मिलियन मूल्य के डेयरी उत्पादों का निर्यात किया है। हालांकि हमें इससे ज्यादा प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। भारत में कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में किन किन पहलों को किया गया है, इसको भी आपको समझना होगा, जिसके तहत भारत ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में एपीडा के रूप में जाना जाता है, नामक एक समर्पित निकाय बनाया है, जो कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में कार्य करता है। इस एपीडा को एपीडा अधिनियम 1985 के तहत बनाया गया है। इस एपीडा द्वारा निर्यात प्रोत्साहन योजना चलाई जाती है, जिसके माध्यम से सरकार कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा 2018 में कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कृषि निर्यात नीति प्रस्तुत की गई थी, जिसका उद्देश्य देश से कृषि निर्यात को दुगना करके 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना था और इसके माध्यम से सरकार भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ भी जोड़ना चाहती है। इसके तहत आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकार ने एक केंद्रीय सेक्टर की यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना को भी प्रस्तुत किया है, जिसका नाम है निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता, जिसके माध्यम से कृषि उत्पादों की माल ढुलाई और विपणन के अंतर्राष्ट्रीय घटक की सहायता की जाती है। यानी यदि आप किसी प्रकार के माल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचना चाहते हैं, निर्यात करना चाहते हैं, तो इसकी माल ढुलाई करने के संदर्भ में, इसकी विपणन के संदर्भ में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान एफडीआई नीति के अनुरूप स्वचालित मार्ग से कृषि की अनेक गतिविधियों में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों आदि के संदर्भ में एफडीआई को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।
हालांकि इन प्रयासों के बावजूद, इन पहलों के बावजूद भारत का जो कुल कृषि निर्यात है वह विश्व के कृषि व्यापार का केवल 2.15% से ही थोड़ा अधिक है, जिसे और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। यह इसलिए है क्योंकि भारत में कृषि वस्तुओं के निर्यात के संदर्भ में विभिन्न चुनौतियां विद्यमान हैं, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। हमें ये समझना होगा कि भारत में अधिकांश फसलों की जो उपज है उसका स्तर विश्व औसत से बहुत कम है, क्योंकि भारत में ज्यादातर जो भूमि है वह खंडित है। इसके चलते भारत में औसत खेत का आकार लगभग 1.15 हेक्टेयर ही रह जाता है, जो अधिक उत्पादकता को बढ़ावा नहीं दे पाता है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत में 85% से अधिक जो किसान हैं वो लघु और सीमांत श्रेणी के किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि विद्यमान है, और इसके संदर्भ में उनके द्वारा जो उपज पैदा की जाती है वो ज्यादातर स्वयं के उपभोग के लिए ही प्रयोग की जाती है, और उसको वो निर्यात कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में वाणिज्य विभाग के द्वारा कृषि और बागवानी क्षेत्र पर निर्यात के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने के संदर्भ में भी कोई अध्ययन नहीं किया गया है, जिसके चलते कृषि निर्यात से जुड़ी नीतियों को दीर्घकालिक परिदृश्य दे पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार व्यवस्था में लगातार अनिश्चितता भी देखी जाती है, जिसके चलते कृषि वस्तुओं के संदर्भ में जो निर्यातक होते हैं वो कई बार सफल नहीं हो पाते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि भारत की वर्तमान में जो कृषि नीति है उसकी इस आधार पर आलोचना की जाती है कि सरकारों का दृष्टिकोण उपभोक्ता समर्थक है, जिसके चलते वह कृषि नीति को उपभोक्ता समर्थक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर निर्माण करती है, जिसके तहत भारत की सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने के लिए कई बार खाद्य पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है, जिससे कृषि निर्यात प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार से यह नीति किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च कीमतों से वंचित कर देती है और उनके संदर्भ में आय अनिश्चितता के एक तत्व को भी जोड़ देती है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के चरम पर होने पर निर्यात प्रतिबंध लगा देती है तो किसान को निर्यात योग्य फसलों की खेती के प्रोत्साहन का कुछ हिस्सा गंवाना पड़ सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कृषि उत्पादों की मांग होती है वह मांग और आपूर्ति की साइकिल पर काम करती है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय कीमतें निर्धारित होती हैं, और इसमें होने वाले किसी भी उतार चढ़ाव का नकारात्मक प्रभाव कृषि निर्यातों पर पड़ सकता है। विशेष रूप से भारत के कृषि उत्पादों को जब विकसित देशों में निर्यात किया जाता है तो उसमें विविध प्रकार की गुणवत्ता संबंधी चिंताएं भी देखने को मिलती हैं, जिससे कृषि निर्यात प्रतिबंधित हो जाता है। यही कारण है कि हमें इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ही कुछ नवीन उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, जिसके तहत सरकारें कृषि मूल्य श्रृंखलाओं से संबंधित विविध प्रकार के कार्य जैसे कि वेयर हाउसिंग, पैकिंग और कोल्ड स्टोरेज आदि को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने के साथ ही उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य कर सकती है। साथ ही साथ नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ग्राम स्तर पर खरीद केंद्र भी बना सकती है। इस प्रकार के खरीद केंद्रों में छोटे और सीमांत किसान अपने उत्पादों को बेच सकते हैं, जिसको आगे संस्थागत आधार पर कृषि निर्यात के संदर्भ में कार्य किया जा सकता है। साथ ही साथ सरकारों को कृषि अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है, जिससे लैब टू लैंड यानी प्रयोगशाला से भूमि संपर्क को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा एपीडा के द्वारा हवाई अड्डों, बंदरगाहों आदि पर कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं को बढ़ाने के संदर्भ में कार्य किया जा सकता है, जिससे जो वेटिंग टाइम है वो कम हो सकता है और जो जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पाद हैं उनको जल्द से जल्द निर्यात किया जा सकता है। इसके लिए सरकारें टोल, एयर और फ्रेट कार्गो स्टेशनों में खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए ग्रीन चैनल क्लियरेंस भी बना सकती है, ताकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाने के संदर्भ में ज्यादा समय ना लगे और उनको समयबद्ध आधार पर निर्यात किया जा सके।
इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा कृषि निर्यातों को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में क्षेत्रीय उत्पादन बेल्टों को भी स्थापित किया जा सकता है, जिसमें क्षेत्र विशेष में जो बेहतरीन कृषि उत्पाद पैदा होते हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा सकता है। इसके तहत सरकार मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और स्वयं सहायता समूह आदि के माध्यम से भी कार्य कर सकती है। इस प्रकार से कृषि निर्यात को सुधार किए जाने के संदर्भ में विभिन्न सुझावों को दिया जा सकता है, जिसके तहत चुनौतियों के निवारण के साथ ही हम कृषि निर्यात को बढ़ावा देने का भी कार्य कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे चीन के एल्गोरिदम मसौदा नियमों पर। हाल ही में चीन के इंटरनेट वॉचडॉग साइबर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना के द्वारा एल्गोरिदम के मसौदा नियमों को प्रकाशित किया गया है। जब हम बात करते हैं एल्गोरिदम की, तो एल्गोरिदम कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित उन कोडों को कहा जाता है जिनका प्रयोग सोशल मीडिया दिग्गजों के द्वारा उपभोक्ता समाचार फीड को पॉपुलेट करने के लिए किया जाता है। इसके तहत आप गूगल आदि का उदाहरण देख सकते हैं, जिसके तहत जब आप गूगल पर कोई सर्च करते हैं, ई कॉमर्स कंपनी पर किसी उत्पाद को खोजते हैं या फिर सोशल मीडिया साइट पर किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, तो उससे संबंधित एल्गोरिदम के माध्यम से आगे आपको विविध प्रकार के टारगेटेड विज्ञापन दिखाए जाते हैं। उसी क्लिक किए जाने से संदर्भित सामग्री दिखाई देती है और इसी से संबंधित आपको टारगेटेड कंटेंट को दिखाया जाता है। यह जो टारगेटेड कंटेंट आपके समक्ष आता है वह एल्गोरिदम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि इस प्रकार के एल्गोरिदम को लेकर कई बार आलोचनाएं भी प्रस्तुत की गई हैं, जिसके संदर्भ में चीन के एल्गोरिदम मसौदा नियमों की महत्ता को समझा जा सकता है। चीन द्वारा यह जो दिशा निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, इसके माध्यम से कंपनियों को ऐसे एल्गोरिदम को लागू करने से मना किया गया है जो नशे की लत या उच्च खपत को प्रोत्साहित करें, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालें या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करते हैं। इनको आप लागू नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रशासन के अनुसार कंपनियों को व्यावसायिक नैतिकता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और उनके एल्गोरिदम का उपयोग नकली यूजर खाते बनाने या फिर गलत इंप्रेशन बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से गूगल आदि के द्वारा वर्तमान में इंटरनेट का प्रयोग करते समय विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम के माध्यम से यूजर्स को सूचना दी जाती है। यह जो सूचना होती है वह यूजर्स के व्यवहार पैटर्न, उनकी लोकेशन और उनकी रुचि के आधार पर प्रदान की जाती है। हालांकि इससे अनेक बार यूजर्स के समक्ष जो विकल्प हैं वह सीमित हो जाते हैं और इससे अनेक बार विरोधाभास और भेदभाव भी देखे जाते हैं। इन भेदभाव के तहत आप ऐसे विज्ञापनों को पहले देखते हैं जो गूगल को भुगतान कर देते हैं और इस रूप में जब सर्च किया जाता है तो ऐसे विज्ञापन ही पहले दिखाई देते हैं। कई बार इसके माध्यम से गलत सूचनाओं को भी प्रस्तुत किया जाता है और इससे अनेक बार निजता के हनन के रूप में भी इसे देखा जाता है। यही कारण है कि चीन इन सब को लक्षित कर रहा है और नवीन मसौदा एल्गोरिदम कानून के माध्यम से इनको सीमित करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत इस नीति के माध्यम से यूजर्स को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए एल्गोरिदम के विकल्पों में परिवर्तन कर सकता है, उसको म्यूट कर सकता है और यदि उसे किसी प्रकार की सूचना आपत्तिजनक लगती है तो वह उसे हटा भी सकता है। इसके तहत मुख्य रूप से ऑनलाइन क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए अनेक प्रकार के श्रम सुधारों को भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत कार्य करने के घंटे, न्यूनतम मजदूरी और श्रम कानूनों में परिवर्तन के प्रस्ताव को भी किया गया है। हालांकि चीन के इन मसौदा नियमों की आलोचना इस आधार पर की जा रही है कि चीन इसके माध्यम से मुख्य रूप से इंटरनेट पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि वर्तमान में इंटरनेट और ई कॉमर्स के संसार में जिस प्रकार से एल्गोरिदम का प्रयोग करके यूजर्स के चयन की स्वतंत्रता को उनके हिसाब से परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है, वह एल्गोरिदम का प्रयोग किए जाने के संदर्भ में काफी प्रश्न खड़े कर देता है।
यही कारण है कि वर्तमान में यूजर्स की निजता को ध्यान में रखते हुए, उनके चयन की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए एल्गोरिदम का उपयोग किए जाने के संदर्भ में उसको विनियमित किए जाने की बात कही जा रही है। भारत को भी इसके संदर्भ में प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत चीन की भांति उसे कंप्यूटर और इंटरनेट पर नियंत्रण नहीं करना है, इसके बजाय यूजर्स को विकल्प की स्वतंत्रता देते हुए निजता की रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में शिक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर कस्तूरी रंगन पैनल की। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किए जाने के दृष्टिकोण से पूर्ववर्ती इसरो चेयरमैन के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 12 सदस्य वाली एक समिति का गठन किया गया है। समिति के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पृष्ठभूमि में एक नवीन प्रकार के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार के नवीन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर ही स्कूल की पाठ्य पुस्तक जैसे कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि इससे पहले जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया था वह 2005 में बनाया गया था और इसी के आधार पर एनसीईआरटी की पुस्तकों में बदलाव किया गया था। अब जो नवीन प्रकार की समिति का गठन किया गया है वह मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण प्रकार के फ्रेमवर्क तैयार करेगी, जिसके तहत स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित किए जाने के साथ ही टीचर्स एजुकेशन यानी शिक्षक शिक्षा, प्रारंभिक बाल्य शिक्षा और एडल्ट एजुकेशन पर भी दिशा निर्देश निर्धारित किए जाने वाले हैं। मूल रूप से इस समिति को 3 वर्ष का समय दिया गया है और इन 3 वर्ष में वह ड्राफ्ट फ्रेमवर्क को सामने लाएगी और इसके माध्यम से ही अंतिम निर्णय लिया जाना संभावित है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से हिंद प्रशांत और ऑकस गठबंधन की। हमारे द्वारा इससे पहले 17 सितंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी इससे संबंधित परिचर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब हम बात करते हैं ऑकस की, तो मुख्य रूप से यह एक त्रिपक्षीय प्रकार का गठबंधन है जो हाल ही में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा घोषित किया गया है। इस गठबंधन के माध्यम से अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को आने वाले समय में कम से कम 8 परमाणु संचालित पनडुब्बी देने जा रहा है। इस प्रकार की जो घोषणा हुई है उसका हम व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देख रहे हैं, जहां एक ओर तो चीन ने इसे अपने विरुद्ध बताते हुए इसे एक प्रकार की शीतकालीन मानसिकता करार दिया है, वहीं दूसरी ओर फ्रांस और साथ ही साथ न्यूजीलैंड के द्वारा भी विभिन्न आधारों पर इसकी आलोचना की गई है। हालांकि भारत जैसे देशों के लिए जब वह बात करता है मुख्य रूप से खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की, तो उसकी स्वतंत्रता के संदर्भ में ऑकस की महत्ता को समझा जा सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही क्वाड गठबंधन के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी कर रहे हैं और अनेक विशेषज्ञों का कहना है कि ऑकस और क्वाड को एक पूरक के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत ऑकस रक्षा और सुरक्षा आदि के क्षेत्र में कार्य करेगा, वहीं क्वाड के द्वारा तकनीक, स्वास्थ्य, व्यापार, सप्लाई चेन आदि के संदर्भ में कार्य किया जा सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि इस गठबंधन के माध्यम से मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम जैसे देश ब्रेक्जिट के पश्चात अपनी भूमि तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य रूप से ब्रिटेन इसके माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में फिर से प्रासंगिक होने के संदर्भ में कार्य कर रहा है। आपको यह भी समझना होगा कि ब्रिटेन इससे पहले भी 5 आइज गठबंधन का भाग है, जिसके तहत अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों के द्वारा खुफिया जानकारी को साझा किया जाता है। हाल के वर्षों में हम यह भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से हिंद प्रशांत क्षेत्र में दक्षिणी चीन सागर विवाद, ताइवान की खाड़ी के क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को देखते हुए जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपने रक्षा बजट में वृद्धि की जा रही है, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नवीन प्रकार के रंगमंच का उदय होता देखा जा सकता है।
इन सब को ध्यान में रखते हुए ही भारत के द्वारा अपनी नीति को बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत मुख्य रूप से भारत के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक खुले, समावेशी और मुक्त क्षेत्र का लगातार समर्थन किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, जनगणना पिछले एक दशक में देश की प्रगति की समीक्षा, सरकार की चल रही योजनाओं की निगरानी और सबसे महत्वपूर्ण भविष्य की योजना बनाने का आधार है। व्याख्या करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, किसानों की आय को दुगना करने की कुंजी न केवल आंतरिक कृषि उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने में है, अपितु कृषि निर्यात में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करने में भी है। चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप जनगणना का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारतीय परिदृश्य में जनगणना के लाभों की चर्चा करेंगे, 2021 जनगणना के महत्व की चर्चा करेंगे और इसके संदर्भ में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। निष्कर्ष में आप उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप कृषि निर्यात का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप कृषि निर्यात में भारत की स्थिति को स्पष्ट करेंगे, कृषि निर्यात के संदर्भ में प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करेंगे और चुनौतियों के निवारण में उपयुक्त बिंदुओं की भी व्याख्या करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।